तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 संघवाद। ये संघवाद का चौथा पार्ट है। इसके अंतर्गत हम लोग अब देखने वाले हैं भारत में विकेंद्रीकरण को। भारत में विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया गया है। तो हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। हमने अपने देशों में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। अब ये क्यों कहा जा रहा है, अब इसे समझते हैं। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत के अंतर्गत भारत जितना आपको बड़ा देखने को मिलता है, जितना डाइवर्स है भारत, इसमें कई प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। वो भाषा के तौर पर हो या ज्योग्राफी के तौर पर बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि भारत में काफ़ी डाइवर्स है। तो अब इस कंडीशन में विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक है और यहाँ पर 2 स्तर की शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। इसलिए यहाँ आपको 3 स्तर की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय व्यवस्था, संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो। यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हों। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब यह आवश्यक क्यों है? विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी स्थान पर, वह चाहे पंचायत हो या फिर बात की जाए शहरी क्षेत्र जहां आपको नगर पालिका देखने को मिलती है, दोनों ही क्षेत्र में अगर साफ सफाई का कार्य हो तो यह स्थानीय सरकार जो है वो अच्छे से करवा सकते हैं। और वहीं बात करें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तो वो उन स्थानों पर आकर के गंदगी जो होते हैं उनको साफ सफाई रखने या क्लीन रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उसके लिए स्थानीय सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। अब कहा जाता है अगर इसे हम लोग स्थानीय सरकार के पास छोड़ दें तो वह इन समस्याओं को भी बेहतर ढंग से देख सकते हैं और पैसा कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, किन चीज़ों पर खर्च करना ज़्यादा कुशल होगा,
यह भी वह अच्छी तरह से समझते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब इसमें कहा जाता है जब लोगों का स्थानीय स्तर पर जब सरकार बनती है तो लोगों की उसमें भागीदारी होती है। उस राजनीतिक स्तर पर लोगों की भागीदारी होने के कारण लोकतांत्रिक को भी बल मिलता है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। अब कहा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण की ज़रूरत तो थी और यही हमारे संविधान में भी स्वीकार किया गया। अब वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप में कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित है। अब कहा जा रहा है 1992 में विकेंद्रीकरण करने को लेकर एक संविधान में संशोधन किया गया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था आपको देखने को मिलती है और वहीं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका जो आपको स्थानीय सरकार के तौर पर यह देखने को मिलती है। इनके चुनाव को नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता बनाई गई। मतलब अब यहाँ भी आपको 5 वर्ष के बाद चुनाव देखने को मिलते हैं, चुनाव होते हुए देखने को मिलते हैं। और कहा जा रहा है निर्वाचित जो सदस्य हैं इसके तहत उनके पदों पर भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीट भी आरक्षित की गई, उनके लिए रिजर्व रखी गई है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब इनमें 1/3 पद आपको महिलाओं के लिए भी देखने को मिलते हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। मतलब सभी राज्यों में आपको देखने को मिलता है पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाने के लिए राज्य में चुनाव आयोग
राज्य में चुनाव आयोग का गठन करवाया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ा। राज्य सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को अपने राजस्व मतलब अपने जो खर्च करने के लिए जो धन होते हैं वो, और अधिकारों का भी कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ा। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग होती है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। फिर यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायती समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीति प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं सरकार में भी काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का काम काज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों को यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। न्यायपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल हमें यह देखने को मिलता है कि इन सब के बावजूद भी अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं।
पंचायत के चुनाव को नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से तो काफ़ी दूर